नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे असम की और बंगाल की। इन दो राज्यों के अलावा वैसे तो तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी मई 2026 में चुनाव हैं। इनफैक्ट मई में तो रिजल्ट आ जाएंगे, उससे पहले ही चुनाव की प्रक्रिया वगैरह शुरू हो जाएगी। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी। उनको जोड़ लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। अभी एंकर्स का एक कार्यक्रम जो चलता है आज तक पर उसमें मौसमी का ये कहना था कि ऑफ द रिकॉर्ड चर्चाएं चल रही थी और राहुल गांधी के एक करीबी ने ये कहा कि राहुल गांधी हर हाल में असम जीतना चाहते हैं और राहुल गांधी का ये मानना है कि अगर असम उन्होंने जीत लिया तो 2029 में फिर वो नरेंद्र मोदी को भी चलता कर देंगे, यानी 2029 का चुनाव भी जीत लेंगे। इतने कॉन्फिडेंट हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी को पता नहीं इस बात की जानकारी है कि नहीं है कि तमिलनाडु में कांग्रेस की क्या हालत है, पश्चिम बंगाल में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, जो बड़े बड़े बिहार में अभी सबने देखा है कि क्या हालत है, जहां से लोकसभा की बहुत ज्यादा सीटें आती हैं। इवन महाराष्ट्र में भी 2024 में थोड़ी सी हालत सुधरी कांग्रेस की, और उससे पहले तो 2019 में केवल चंद्रपुर वाली सीट ही जीत पाए थे। वो एक सीट जीत पाए थे 48 में से। तो अचानक असम को लेकर के राहुल गांधी की उम्मीदें क्यों जग रही हैं, एक तो जरा इस पर हम चर्चा करेंगे धीरेन्द्र जी। दूसरे, बंगाल में जो ये भगदड़ मची हुई है, इसके हम क्या संदेश और संकेत माने, और ममता बनर्जी जिस तरह के बयान दे रही हैं, जो ज्ञानेश कुमार ने कहा था पीसी में वो, और जो अभी जिस डॉक्यूमेंट को लेकर के वो एक उनकी पार्टी के प्रवक्ता बातें कर रहे हैं कि जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया और जो कुछ आदेश जारी किया गया है एसआईआर के लिए, उनमें फर्क है। ये इस तरह के तिनके क्यों तोड़े जा रहे हैं अब? तो पहले जरा असम को देख लें। असम में एक बार राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि याद रखना, या जो उनका एक अंदाज है कि लिख लो, हिमंता को हम जेल भेजेंगे। तो क्या असम इसलिए जीतना चाहते हैं कि हिमंता को जेल भेजना चाहते हैं? सर नमस्कार, आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी, ओशियन नेटवर्क के दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार। दरअसल रिपोर्टर्स पर तो मैं इसलिए यकीन नहीं करता हूं क्योंकि उनमें से किसी ने किसके साथ ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा की होगी, क्योंकि ये बात कोई भी राजनीतिक नेता सिर्फ असम के लिए ही क्यों कहेगा। राहुल गांधी पहले ये बात बिहार के लिए कह रहे थे, उससे पहले ये बात उन्होंने महाराष्ट्र के लिए की, उससे पहले उन्होंने हरियाणा के लिए की। वो लगातार कहते ही रहते हैं। तो इसीलिए इस तरह के रिपोर्टरों को तो मैं बहुत भाव नहीं देता हूं। मैं जानता हूं उनको, चूंकि मैंने अभी भी मैं उसी धंधे में हूं, तो मैं जानता हूं ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ये सब बातचीत बनाने की होती है। लेकिन ये जरूर है कि राहुल गांधी किसी भी एक जगह जीत हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको याद होगा 2024 के एक 99 सीटों को उन्होंने 240 से ज्यादा बड़ी जीत माना था। उन्होंने ये कहा था कि हमने रोक लिया। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको नहीं पता होगा या गणित जो उनके लोग उनको समझा रहे होंगे कि 99 ज्यादा है 240 से, वो उन्होंने समझ लिया हो, ऐसा भी नहीं है। वो ये जानते हैं कि एक छोटी छोटी चीज भी, जीत भी कम से कम उनकी पार्टी में उनको बने रहने के लिए मदद करेगी। वो अब इस समय राहुल गांधी किसी राज्य में जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहे। जिनको ये लग रहा होगा कि वो उनके साथ, वो उनके पास अपने दिमाग से उगाई गई स्टोरीज हो सकती हैं। राहुल गांधी इस वक्त जो है अपनी पार्टी में अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं, ना कि किसी दूसरे
किसी जगह पर अपनी पार्टी की जीत के लिए, क्योंकि जिस तरह के सवाल अब उनके उस पर उठर गए, यहाँ तक कि बिहार में ज़रूरी नहीं, क्योंकि बिहार में उनका बहुत दम था भी नहीं। अगर हम बहुत ही चूँकि धीरे-धीरे एनालाइज़ करते चलते हैं तो हर एक बार नई चीज़ मिलती है। जब हम वहाँ देख रहे थे तो वहाँ उनका दम था भी नहीं, तो इसलिए उनका दम नहीं था तो हराने और जिताने में बहुत बड़ी भूमिका नहीं थी, सिर्फ़ अपने साथ उनको लेके घूम के उनके कुछ समय बर्बाद करने के लिए। अगर हम लोग ये यकीन कर लें, एक आदमी सुबह से खड़ा है और वो कह रहा है कि अभी सूरज से घोड़ा उतरेगा, अभी सूरज से घोड़ा उतरेगा, और हम उसके साथ बैठ के पूरे दिन इंतजार करें और बाद में ये कहीं खड़े होके कि इसने मूर्ख बनाया हमको, तो उसने बनाया कि हम बने? दरअसल ना तो सूरज से घोड़ा उतरना हमको भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन हम उसके साथ बैठे रहे, यही सबसे बड़ी बात है। राहुल गांधी किसी राज्य को जीत के तेजस्वी को देंगे, ये तेजस्वी के लिए यकीन करने वाली बात थी या नहीं थी? वो तो इसी तरह हर जगह घोड़े बेचेंगे। तो वो दरअसल राहुल गांधी अब असम में इसलिए जीत चाहते हैं कि अब अगर असम में उनको जीत नहीं मिलती तो असम के साथ तो ये 5 राज्य हैं। तो असम में अकेले वो लड़ रहे हैं जहां उनके पास जीत की गुंजाइश है। केरल में है, केरल में जिस तरह से पार्टी का अभी तो नहीं लग रहा कि अब दोबारा जिस तरह से डाउन टाउन गिरना शुरू हुआ, वहां लगता है कि पिनरई विजयन के सामने उनको बहुत ज्यादा, मुझे लग रहा है कि अब उम्मीद खत्म हो गई होगी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब उनका जो सबसे बड़ा चेहरा, मतलब वहां उनको खैर राज्य की राजनीति में बहुत बड़ा नाम शशि थरूर नहीं है, लेकिन शशि थरूर केरल के बाहर बहुत बड़े नेता हैं, केरल में वो चाहे जितने बड़े नेता हों। तो उसके बाद जो है, और उनका जमीन कहीं नहीं है, उनके पास वो एक ऐसे नेता है जिनके पास अपना चेहरा, वोट उनके पास नहीं है। तो वो जो है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये लगता है कि अब वहां भी उम्मीद नहीं, तो केरल एकमात्र है जहां केरल सत्ता में आने के लिए कांग्रेस अपने दम से लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए उनके ये तो है कि वो उसको जीतने के लिए बहुत वो हो सकते हैं, लेकिन उसको जीतने के बाद राहुल गांधी तो जिस दिन से 2014 से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, वो उसी दिन, उसी दोपहर, उसी शाम से वो लड़ने लगे थे। याद होगा 2014 में जब चुनाव के रिजल्ट आए थे तो कैसे वो 24 अकबर रोड पे, अब तो वहां नहीं है दफ्तर, लेकिन आपको मालूम है कैसे आके उन्होंने जिम्मेदारियां लेनी शुरू कर दी थी और ये सब कर दिया था, और हम बहुत ताकत के साथ आएंगे और वो आएंगे, और उसके बाद बहुत दिनों तक पार्टी का अध्यक्ष अध्यक्ष कुछ भी, ये सब चीजें दरअसल एक नौसीखे की राजनीति की तरफ इशारा करती हैं। अगर टूटेगा तो ईश्वर से, ईश्वर की कृपा से टूट जाएगा तारा, इस तरह से बैठे हुए पॉलिटिशियन है। हाँ, कुछ ना कुछ कहेंगे, इसीलिए वो असम पर निगाह लगाए हुए हैं, क्योंकि असम से एक व्यक्तिगत कारण है उनको, पार्टी की जीत से बड़ा व्यक्तिगत कारण है। क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा ने जिस तरह से आने के बाद उनकी एक छवि को बहुत बड़ा डेंट हुआ था, जो कि आपने देखा होगा कितनी सुघड़ता के साथ छवि बनाई गई थी। क्योंकि राहुल गांधी की छवि बनाने में बहुत सारे उनके दोस्त हैं। आपको याद होगा कि कोई कनिष्क सिंह है, उनका बेटा है साहब, एसके सिंह साहब का बेटा है, फिर भंवर जितेंद्र सिंह, और बाकी सब सब टुकड़े टुकड़ों में चली गई। तो इन लोगों ने, जो कॉरपोरेट दुनिया के और बहुत अच्छे स्कूलों से और परिवारों से, राजशाही के परिवारों से आए हुए लोगों ने एक पूरी छवि उनकी बनाई थी कि वो बहुत ही सिंसियर पॉलिटिशियंस हैं, जो जनता की समस्याओं को सुनते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ही अपना काम अपने आप करते हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड है और बदलाव के लिए है। वो पूरी की पूरी एक ही झटके में हेमंता बिस्व शर्मा ने सड़क पे ला दी थी। आपको याद होगा कि वो मिलने के लिए, मैं समय मांग रहा हूं, मैं पार्टी का नेता हूं, मैं पार्टी में मुकाबले का हूं। मैंने जो तीसरी बार जो सरकार बनी थी, लोगों को पता नहीं कितने लोगों को याद है, लेकिन जब ये सरकार बनी थी तरुण गोगोई की, तो उसमें सबसे ताकतवर योगदान था वहां हेमंता बिस्व शर्मा का। हेमंता बिस्व शर्मा पर लुई बर्जर घोटाला, शिक्षा घोटाला, इन सब के तमाम आरोपों के साथ बीजेपी उनका मुकाबला कर रही थी, लेकिन वो सबसे बड़ा, चूंकि उनका संगठन पे और आम जनता के साथ उनका रैपो, चूंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ओंकार सर, चूंकि मैंने वो चुनाव कवर किए हुए, मैं वहां ग्राउंड पर रहा हूं, तो इसीलिए उन सब चीजों को अपनी समझ के हिसाब से आपसे शेयर कर रहा हूं या दर्शकों से शेयर कर रहा हूं। तो जो राहुल गांधी उस वक्त वहां जाकर, मतलब जब अपनी छवि को, उनको हेमंता बिस्व शर्मा ने तोड़ दिया, तो मुझे लगता है कि उनको ये लगा कि ये व्यक्तिगत नुकसान हुआ, वो उस नुकसान को भुला नहीं पा रहे। और चूंकि जब सर्बानंद सोनोवाल बन गया था, तब भी उनको लगा कि ठीक है, हमसे टूट के गया, मुख्यमंत्री तो नहीं बना ये उनको, लेकिन 2021 में पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, और मुख्यमंत्री भी ऐसा बनाया कि उन्होंने पूरे पूर्वोत्तर से कांग्रेस का सफाया कर दिया। सीट महज 25 है, आप ये सोचिए, सीट महज 25 है, लेकिन नेहरू ने जिस क्षेत्र को, पूरे जिस राज्यों को
371 के साथ एक इतनी बड़ी ताकत देके पूरा अल्विन वॉरियर के साथ मिलके उसको पूरा ईसाई बनाने में, पूरी आदिवासी पहचान खत्म करा के उस पूर्वोत्तर को ईसाई एहसान में बना दिया और उसके बाद उसको ये मान लिया गया कि यहाँ तो कांग्रेस का राज हमेशा रहेगा, क्योंकि इतना है वो तो करेंगी ईसाई मिशनरीज की, हमने ये किया। लेकिन वहां भी पूरा सफाया जो कर दिया। आप सोचिए कई राज्यों में तो बीजेपी का एक भी विधायक नहीं थी, उन्होंने सरकार बनवा दी। त्रिपुरा में इतना बड़ा ब्रूज समझौता करा दिया। दरअसल जब हेमंता बिस्व शर्मा का नाम लिया जाता है तो अब हेमंता बिस्व शर्मा सिर्फ असम का नेता के तौर पर नहीं है, वो पूरे पूर्वोत्तर के एक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर है, जो अब धीरे धीरे नॉर्दर्न इंडिया में भी लोगों के दिलों में अपनी पैठ बना रहे। इसीलिए राहुल गांधी उसको व्यक्तिगत तौर पर चाहते हैं। इसीलिए आप देखेंगे चुनाव से कितने दिन पहले ऐसा बहुत और किसी राज्य में आपने नहीं देखा होगा जैसा यहाँ किया गया कि तरुण गोगोई के बेटे को वहां वापस गोगोई को भेज दिया गया। आपने देखा उन्होंने तैयारी के लिए कि साहब वो करेंगे, वो जीतेंगे, तमाम चीजें होंगी। तो राहुल गांधी की अब एक तो बिहार की हार के बाद जो भी बचा था बुरा हुआ और बुरा हुआ, तो अब इसके बाद अगर वो आसाम भी उन पर नहीं बचता तो मुझे लगता है कि उनके लिए बड़ा संकट होगा और उनको आसाम की जीत से ज्यादा अपनी अपनी जो छवि जो उनकी पार्टी के अंदर है, बाहर तो अब कुछ है नहीं। देखिए बाहर उनको कोई भी बहुत सिंसियर पॉलिटिशियन नहीं लेता और शायद उनके उन चंद पत्रकारों के, और मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, ये जो भी जिनके नाम आप ले रहे वो भी उन्हीं के उसमें से शुमार है, जो उनको बहुत उम्मीदों के साथ आज भी देख रहे हैं, है ना। तो उनको लगता है कि अभी भी ये जब पेरू गए और कोलंबिया गए और तमाम जगह लैटिन अमेरिका चले गए बिहार के दौरे के बीच में, तो भी उन लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी वहां से विजयी फार्मूला लेके आएंगे, क्योंकि उनको लगता है मार्केस की जो किताब 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड है वो वहीं की है, उसी के अंदाज में जादुई जमीन है तो कुछ तो देगी। तो इससे ज्यादा राहुल गांधी का असम में कोई बहुत वो नहीं है। देखिए अभी भी उनकी उम्मीदें क्या है, उनकी उम्मीदें हैं क्योंकि मुसलमान वहां 31% है, उनकी उम्मीदें जनता पे नहीं है, उनकी उम्मीद मुसलमान पे है, उनकी उम्मीद क्रिश्चियन पे है, उनकी उम्मीद जातीय बंटवारे पे है, उनकी उम्मीद इन तरह की चीजों पर है जिनको मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा जनता के उसमें होने को। तो देखिए आप देखिए वहां किस तरह का टर्मोइल चल रहा है। एआईयूडीएफ के साथ मिलकर लड़ रही थी पहले, इससे पहले पिछली बार एआईयूडीएफ से अलग होकर लड़ी तो रकीबुल ने हराया, सबसे बड़ी जीत वहां हासिल हुई और बाद में उसी रकीबुल की वहां पिटाई हुई। अभी बोडो काउंसिल के चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस को तो कुछ भी नहीं मिली। तो ये जो गणित है, ये गणित में कांग्रेस कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। और अभी देखिए एनडीए ने अपनी सीटों का बंटवारा कर लिया, उन्होंने मतलब उन्होंने घोषणा भी कर दी कि हम 103 सीटों के करीब लड़ेंगे, ये लड़ेंगे। वो अपना तैयार है, वो ये जानते हैं कि हमको क्या हासिल करना है क्या नहीं करना। और मियाँ हिंदू कोई भी हो दो शादी नहीं करेगा, जिस तरह से एक लड़ाई हो रही है। और आपको मतलब देश के लोगों को मैं बता दूं कि जो भी आपके दर्शक हैं कि जिस तरह से श्रीपुर से श्रीभूमि से करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल दिया गया, ये एक बड़ा काम किया उन्होंने श्रीभूमि में, और वहां से पुशबैक पॉलिसी शुरू कर दी। तो वो तो अपना काम कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या करना चाहते हैं, राहुल गांधी क्या विजन लेके असम के लिए जाना चाहते हैं, राहुल गांधी क्या उनको देंगे, ये सवाल है ना। तो ये सवाल खड़े होंगे। इसीलिए मुझे उन पत्रकारों की बात से ज्यादा इस बात पे जरूर यकीन है कि राहुल गांधी पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए असम पर जोर दे रहे हैं। जी यानी असम की सेवा का कोई भाव नहीं है, या असम में कोई अलग तरह का मॉडल प्रस्तुत करना कोई उनका लक्ष्य नहीं है। वो हिमंता बिस्वा शर्मा को सबक सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिड्डी की राहुल गांधी का जो डोगी है उसके बारे में काफी कुछ उस समय मीडिया में कह दिया था कि जो गेस्ट के लिए बिस्कुट लाए गए थे प्लेट में, उन्हीं में से उठा करके राहुल गांधी अपने पिड्डी को खिला रहे थे, उसी से खेल भी रहे थे और बाकी लोगों की वो सुन ही नहीं रहे थे, जितने कांग्रेस के दिग्गज नेता वहां बैठे हुए थे और जो मिलने के लिए आए थे। और उसके बाद भी जब राहुल गांधी अपनी कोई एक न्याय यात्रा चल रही थी इनकी भारत जोड़ो तोड़ो के बाद, उस समय भी एक टकराव पूर्ण माहौल हुआ था। उस समय भी राहुल गांधी और कुछ लोगों के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा ने
मुकदमे कायम करवाए थे कि इन्होंने हिंसा करने की कोशिश की, पुलिस के बैरिकेड तोड़े और ऐसे रूट्स से अपनी यात्रा निकालने की जिद की जिस पर प्रतिबंध था कि उधर आप नहीं जा सकते क्योंकि स्टूडेंट्स के घर जाने का समय होता है। तो एक टकराव है, क्योंकि पहले कांग्रेस में थे और फिर भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। हेमंता की कुल मिलाकर के क्या हम ये माने कि एक साख जो है वो दांव पर है? क्योंकि 5 साल पहले 2021 में जब नतीजे आए थे तो सोनोवाल को केंद्र में लिया था मोदी जी ने और वहां पर हेमंता बिस्वा शर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाया था। और पिछले 5 साल में हेमंता ने अपने को सिद्ध भी किया है, असम के बाहर भी सिद्ध किया है। वो लोकप्रिय भी हुए हैं अपने बयानों और भाषणों को लेकर के, और असम में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मदरसे जो अवैध थे उनको एक तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, हटा दिया, और एक पाला खींच करके जो गैर असमी घुसपैठिए थे उनको निकाल बाहर करने का भी बहुत बड़ा एक अभियान उन्होंने चलाया। तो कह सकते हैं कि असम जो है वो जितना प्रतिष्ठा की लड़ाई कांग्रेस की बन गई है उससे ज्यादा हेमंता की और बीजेपी के लिए भी है। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा के लिए तो ये लड़ाई हमेशा से बड़ी है क्योंकि वो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बने। लेकिन हम लोगों को कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हमको जरूर देखनी चाहिए। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मामला मेरे जहन में आता है कि हम लोग तमाम चीजों पर बात करते हैं, लेकिन उत्तर भारत में अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सर जो जनरली हम लोग उन पर बहुत ज्यादा वो नहीं करते हैं। जैसे कि हमको, क्या आपने ऐसा बिना किसी एक बयान के ऐसा कोई ट्रांसफर ऑफ पावर देखा है? कोई भी एक ट्रांसफर ऑफ पावर राहुल गांधी लेना चाहते थे, अशोक गहलोत को याद है, सचिन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्या किया? अशोक गहलोत ने बगावत कर दी। अभी आज की डेट में देखिए आप क्या हो रहा है, शिव कुमार और वो लोग यहाँ पड़े हुए हैं दिल्ली में, सिद्धारमैया वहां है और कह रहे मैं हटूंगा नहीं। इससे पहले टीके सिंहदेव, भूपेश बघेल का हम लोग खुद देख चुके। तो जो एक भारतीय राजनीति में ऐसा बहुत कम पुराने समय में होता होगा कि हाईकमान ने कह दिया तो एनडी तिवारी उठ के वहां चले गए, वीर बहादुर यहाँ गए। आपका फोन ऑफ है, आपका ऑफ है। हिमाचल में सुक्खू और वीरभद्र के बेटे के बीच में बड़ी जो है खींचातानी दिखाई दी थी। हालांकि वीरभद्र के बेटे का अनुभव बहुत ही कम है। हाँ नहीं, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुराने समय में ये होता था, ये संभव था, क्योंकि हाईकमान ने कह दिया तो लोग वहां जूते भी उठाते थे। याद होगा आपको, बहुत सारे जूते पहनाए संजय गांधी जी को मुख्यमंत्रियों ने। तो वो वाला नहीं था। लेकिन इस वक्त ऐसे समय में आप देखिए कि असम में किस तरह का बिना किसी उसके इजिली सत्ता का ट्रांसफर हुआ। उन्होंने आराम से उनको दे दिया और ये एकदम मान लिया। इसके बाद अपने आप को एक नेता के तौर पे स्टेब्लिश किया। और असम के, अगर मैं ये कहूं कि असम की सबसे बड़ी अपनी ताकत के तौर पर असमिया संस्कृति को बचाने के लिए जो तैयारियां की, जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी, वो कम से कम कामयाब होते हुए दिखे। और मैं ये भी कहूंगा कि इस समय ये भले ही जो एक उन्होंने डिलिमिटेशंस आपने देखा, सीटों को निकाला, क्योंकि जिस तरह से वहां असमिया संस्कृति, देखिए ये तो तय हो गया था 85 में जब समझौते हो गए और वो बन गई असम गण परिषद की सरकार भी बन गई, सब चीजें होंगी, लेकिन वो इनका हल नहीं निकाल पाई थी। आपको याद होगा वो पूरी तरह से समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी थी। लेकिन आज की डेट में पुश बैक पॉलिसी, मुझे एक कहानी याद आती है, मुझे शायद दर्शकों को भी याद आती होगी। मैंने बचपन में एक कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। एक राजकुमारी थी जो सो रही थी। एक बार एक जंगल में राजकुमार जाता है और वो शिकार ढूंढते ढूंढते खो जाता है रास्ता। तो देखता है एक महल है, महल में जाता है तो एक राजकुमारी है। राजकुमारी सोई हुई है क्योंकि वो 100 साल से सो रही है एक सांप से। ऐसी ही एक 100 साल से सोए हुए कानूनों को, 75 साल से सोए हुए कानून पुश बैक को उन्होंने वापस लाके खड़ा किया। पहले उसके रूल्स बने 2024 में, सुप्रीम कोर्ट से पता उनको चला कि अच्छा ये तो रूल्स है, आप इस तरह पुश बैक कर सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रिब्यूनल या फॉरेन ट्रिब्यूनल पर जाने की जरूरत नहीं है। तो वो कानून लागू हो गया सर। 20 दिसंबर को पहली बार उसका ऑर्डर जारी कर दिया गया।
धुबड़ी से 5 उनको 24 घंटे में असम छोड़ने के लिए कह दिया गया, जो फरार चल रहे थे, जो बांग्लादेशी, जिनको फॉरेन ट्रिब्यूनल ने भी माना था विदेशी। लेकिन इसमें बड़ी ताकत ये है कि अब आपको अगर डीसी के पास ये ताकत है, अगर वो चाहेगा और उसको कहेगा 10 दिन में आपको पेश कीजिए अपने नागरिकता के सबूत, और आप नहीं पाए जाते तो आपको पुशबैक कर दिया जाएगा। उसके लिए फिर आपको कहीं ट्रायल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कानून दोबारा से लागू किया। आप ये देखिए त्रिपुरा और उसके बीच में कितने समय से आदिवासियों के बीच में वो ब्रू आदिवासियों का समझौता वहां हुआ। कई सारी चीजें की हैं जो असम के लिए, और असम की अगर हम लोग इकोनॉमी की तरफ बात करें, इन्वेस्टमेंट की तरफ बात करें, तो एक बेहतर स्टेट की तरफ दिखा। और हम लोगों ने देखा, और असम के पहले ऐसे नेता के तौर पर भी हम गौर करते हैं, गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में तो हम लोग नहीं जानते हैं, और बाकी तमाम लीडर्स ने कभी बाहर निकलने की कोशिश नहीं। तरुण गोगोई जल संसाधन राज्य मंत्री या कुछ हुआ करते थे जब 2000 में या 2001 में जब यहाँ से सरकार बनी थी, और वो यहाँ से वापस गए थे, मुझे याद है उस वक्त वो हुआ करते थे। उसके बाद से तो आपने देखा कि किसी भी नेता को बाहर, असम के बाहर किसी को जाना नहीं गया। लेकिन तरुण ये जो है हेमंता बिस्व शर्मा ने बाहर भी अपनी जगह बनाई, पार्टी के अंदर जगह बनाई। जब आप दूसरी पार्टी से आते हैं और उसके बाद नई पार्टी में, और वो भी बीजेपी जैसी जो काडर आधारित पार्टी अपने लोगों को वो देती है, प्राथमिकता देती है, वो भी अब उनको हर एक जगह पे बाकायदा उनकी सभाएं होती है। और बाकी देश, मतलब आप तो, हम लोग तो उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनकी सभाएं मांगी गई थी। ये बड़ा अपने आप को एस्टेब्लिश करना हुआ। तो मुझे लगता है कि चैलेंज तो हर बार होता है भाई, जो भी नेता होगा, बड़ा नेता होगा, उसको मालूम है कि अगर मुझे पहले तो अपना स्टेट जीतना होगा, तभी मैं बाकी जगह कुछ कहलाऊंगा। तो मुझे लगता है उनके सामने चुनौती है। लेकिन तीसरी बार कार्यकाल लेना, ये अभी हाल फिलहाल के सालों में बहुत बड़ी बात माने जाने लगी थी, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी नहीं रहेगी क्योंकि कई बार हो चुका है ऐसा। अभी हम लोग हरियाणा लेके ही तक आए। में हो गया, हाँ, हरियाणा गुजरात में नहीं। वगैरह में तो, हाँ, गुजरात में तो गुजरात बहुत दिन से चल रहा है, थोड़ी लेकिन सी हरियाणा में, हरियाणा तक में हो गया। हरियाणा तक में हुआ। तो मुझे लगता है इसीलिए बहुत सारी चीजें नहीं है। और बीजेपी 2014 के बाद प्रो इनकम्बेंसी लोगों का वो दिख रहा है, और मुझे लगता है कि उनको एक मजबूत पोजीशन में वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो चूंकि मैं असम गया नहीं हूं अभी, तो मैं ये नहीं कहूंगा। और लेकिन जब मैं पहले गया था तो उसके आधार पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए बोडो असम काउंसिल में वो जो स्थानीय लीडरशिप है वो पिछली बार भी सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। और उस समय क्या हुआ था कि इसके बावजूद जो बीजेपी ने दूसरे उसके साथ मिलके वहां वो बना लिया था, जो परिषद में जो अपनी सरकार वहां बनाई थी। लेकिन इस बार क्या हुआ, क्योंकि पिछली बार की तरह वो पार्टी न केवल सबसे बड़ी सीटें, उसने और ज्यादा सीटें हासिल की। बीजेपी को पिछली बार से कुछ कम सीटें मिली हैं, लेकिन कांग्रेस का सफाया हो गया। उससे पहले जो स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी ने बहुत जबरदस्त सफलता हासिल की थी और कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया। तो इसीलिए बहुत बड़ी उसके साथ तो है, उन्होंने अपने काडर के साथ संपर्क का। और बाकी आप देखते होंगे सबसे ज्यादा मीम्स अगर हम लोग कहीं देखते हैं, जो पॉजिटिव मीम्स होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर जब भी कोई पकड़ा जाता है, आतंकी पकड़ा जाता है या कुछ एनकाउंटर में कोई मारा जाता है बड़ा आतंकी, तो आप देखते हैं उनका हंसते हुए आता है सवाल कि बहुत दुख हुआ उनको। तो वो जो है, इसीलिए ये एक बड़ी पॉजिटिवनेस होती है, मुझे लगता है उनकी है। जी, एक तरह वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पर आते हैं। ওই এরকম ভিড় আহারে আমি এসএমএল বাইরে যাই কম আপনার বড় ভাই টিকটকার হয়ে গেছে আর হে তো জানে একটু পরে होना है ये पश्चिम बंगाल से भागते हुए घुसपैठिए हैं, जो बांग्लादेश के हैं या रोहिंग्याज हैं। ये दृश्य क्या बताते हैं धीरेन जी? जो कुछ केंद्र के द्वारा कहा गया वो सही है, लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि अगर इन्होंने घुसपैठ की और बिना किसी वैध दस्तावेज के, बिना किसी परमिशन के की, तो इसके लिए तो जो सरहद पर खड़ी हुई बीएसएफ है या दूसरी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है, और इनके लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करके देने वाली ममता बनर्जी की सरकार भी जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि हम लोगों को ये देखना होगा कि
आखिर उस समय 2014 से पहले की क्या पॉलिसीज़ होती थी, मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, चूँकि मैंने उन सबको कवर किया। बहुत बार वहाँ बॉर्डर्स पर अलग-अलग अधिकारियों के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों के साथ बहुत समय लंबी चर्चाएँ हुई और इन सब इलाकों में मैंने देखा, जो एक जो क्लाइमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं या जो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स है बेसिकली, वो बहुत ज़बरदस्त थी। इसके बावजूद वहाँ जहाँ सैंक्शन थी बाढ़, वहाँ भी बाढ़ नहीं थी। मेघालय में मैं बल्कि फुटबॉल खेलते हुए मैंने एक वॉक थ्रू भी किया था कि लीजिए अब मैं भारत में खेल रहा हूँ और मैं बॉल लेके उसमें चला गया हूँ, वहाँ खेल रहे थे दोनों। तो इतना क्लोज वो था, लेकिन पहले ये सोचा ही नहीं गया कि ये जो आने वाले लोग हैं, ये हमारे मेहमान नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। पहले उनको जब इस्तेमाल किया जाता था तो उनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता था, या तो क्या सब बहुत ही मासूम लोग मान लिए जाते थे, या फिर वो आने वाले संभावित वोटर हैं, लड़ाई में हमारी मदद करेंगे, और उनको एक साजिशन वो लोग आते चले गए। लेकिन बॉर्डर्स पर पिछले 10-11 सालों में अगर हम जाके देखते हैं तो लगभग 80% तक बाउंड्री वॉल पूरी फिक्सें की गई हैं, वो की गई है, तैयारियां हुई हैं। तो और पूरा वो सिस्टम भी कसा गया है, जिस सिस्टम को हमने जो है उस समय देखा था कि भाई किस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम उस समय नकारा दिखता था, अब वो थोड़ा एक्शन में दिखता है और तैयारी करता हुआ दिखता है। ये तो रही वहां की बॉर्डर। दूसरा क्या है कि अगर हम इन सब को देखते हैं, पिछले समय में चूंकि बीजेपी ने भी चलाई यहाँ बहुत सारी मुहिम, उत्तर प्रदेश में भी चली थी, याद होगा आपको, अलग अलग राज्यों में मुहिम चली थी, महाराष्ट्र में चली थी। किसी को 200 मिलते थे बांग्लादेशी, किसी को 100 मिलते थे, किसी को 300, क्योंकि उन लोगों ने एक पूरा अपना एक इकोसिस्टम में उनके लिए आधार तैयार हो गए थे, उनके लिए फर्जी राशन कार्ड बन गए थे, तो वो अपने आप को बहुत सेफ महसूस कर रहे थे। लेकिन एसआईआर के साथ ही, जैसे ही एसआईआर अनाउंस हुआ, उससे बड़ी बात यह हुई कि पिछले साल सरकार ने जो नए वो जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, जिस तरह से इमिग्रेशन के खिलाफ लॉ में चेंजेस किए, उन पे 10 लाख रुपया फाइन, 7 साल की सजाएं, और उसके बाद लोगों के जहन में कि एनआरसी की तैयारी, उसके बाद पूरे देश में ये तैयारी होगी, फिर डिलिमिटेशन, उसने इन बांग्लादेशियों का दिमाग हिला दिया। उन लोगों को ये लगा कि अब आधार में भी चेंजेस किए जा रहे हैं, आधार को भी क्यूआर कोड से लेस किया जा रहा है, तो ये पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप उसको चेंज कराने जाओगे तब तो आप फंसोगे। और पहले क्या था कि आपको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में भेज दिया और बस आपके बाद ये आप पड़े रहिए सरकार के खर्चे पर। अभी तो आपको 10 लाख रुपया दे के जाना है, फाइन है, 7 साल सजा है, अंदर रहेंगे। तो इस सब ने ये सारी चीजें वहां तक पहुंची। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इन लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ज्यादा विश्वास है। ये जो भाग रहे हैं बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो भाग रहे हैं, इनको इस देश की उस पत्रकारिता क्लास से, और वो जो तथाकथित अपने आप को लोकतंत्र के आजकल पैरवे बता रहे, वो उन सबसे ज्यादा यकीन है, क्योंकि उनको तो यकीन है नहीं, इनको यकीन है कि मोदी जो कह रहे वो कर देंगे, ये अरेस्ट करा देंगे। तो इसीलिए आप देखें, इसीलिए वो भगदड़ जो है उसी का प्रतीक है। क्योंकि हुगली जिले का बंगाल पाड़ा एक जगह है वहां केशवपुर में, वहां घरों पे ताले लगे हुए। लोगों ने पूछा, कहने साहब इसका नाम तो कुछ और था, बंगाल पाड़ा तो इसलिए कहते थे इसको क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी रहने लगे थे, ज्यादातर वही लोग थे। स्कूलों में बच्चे नहीं जा रहे, दुकानदार कह रहा कि साहब ग्राहक घट गए, भाग गए। ये चूंकि मैं बता रहा हूँ जो अलग अलग बाइट्स हैं, सब चीजें हैं। उसके बाद कुछ कह रहे हैं कि साहब वो मजदूरी नहीं मिल रही कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये सब चीजें, और पहले काम वालियों की बड़ी चिंता हो गई थी बहुत, और वो सब जा रहे हैं। इससे पहले आपको दिखा नहीं था कभी, इससे पहले सिर्फ फाइलों में कवायद होती थी, क्योंकि आपके पास कोई लॉ ही नहीं था। आपके पास लॉ नहीं था। इस सरकार ने पहले तैयारी की, लॉ की तैयारी की, ये की। और मुझे लगता है कि उन लोगों को मुझे लगता है ज्यादा, ओंकार सर, ज्यादा मालूम है, और उनको ज्यादा मालूम होता है। दलाल भी बहुत तेजी से उनको ये बता देता है कि अब क्या होने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का माहौल बॉर्डर्स पर हम देख रहे हैं, ये सरकार की तैयारियों का एक, एसआईआर उसका पहला हथियार है। जैसे तरकस से तीर निकला, तरकस सरकार के पास है, उसमें से पहला तीर निकल चुका, और बांग्लादेशियों को ये मालूम हो चुका कि उनके पास कई तीर हैं, तो लिहाजा वो मरना नहीं चाहते, वो घायल नहीं होना चाहते उन तीरों से, इसीलिए वो निकलकर भाग रहे हैं, और ये संख्या बढ़ेगी। इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि जो जिस तरह से फर्जी वोटिंग हो रही थी, अब आप ये सोचिए कि साल्ट लेक के करीब में
कई सारे आधार कार्ड मिले, 5-6 वैसे ही पड़े थे, फिर बहुत सारे जो बहुत सारे तालाब में मिले हैं, जो बिहार और यूपी के लोगों के बनाए हुए थे, यानी वो वहां वोट भी कर रहे थे, वो रह भी रहे थे। तो कोई तो डर है, क्योंकि वोट कर चुके तो वो कह सकते हैं हमने तो वोट किया। लेकिन इसका मतलब ये है कि उनको ये मालूम है कि इसके बाद एनआरसी होगा और इसके बाद जो है जिस तरह से डिलिमिटेशंस होंगी, ये सब चीजें जो है उनके लिए एक खतरा बन सकती है, इसीलिए वो यहाँ से भाग रहे हैं। और पहली बार ऐसा लगा है कि जो अभी हम लोग देख रहे थे डाटा, वो अनऑफिशियली है, लेकिन चूंकि कोर्ट के वैसे नाम से नहीं दिया गया, लेकिन अधिकारी का सोर्स दिया गया है, जिसमें 26,000 से ज्यादा तो भाग चुके, अंदर पार हो गए वहां से 26,000 से, और हजारों वहां पड़े हैं। इतनी तो संख्या मैंने नहीं देखी कभी जाते हुए ऑफिशियली। और इसके बाद क्या है कि आप ये देखिए, बहराइच, गोंडा, उधर की तरफ बॉर्डर्स पर, नेपाल बॉर्डर्स पर, सब पर यूपी ने शुरू कर दिया है। कल किराएदारों के सत्यापन के लिए उनके लिए सारी चीजें ढूंढी जा रही थी, डिटेंशन सेंटर बनेंगे, तो ये सब केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो यूपी में योगी सरकार ने खुद अनाउंस किया, तो ये पूरे देश में होगा। ये बात चूंकि पहले ये सुना कि भाई ये लोग निकल के उधर भाग रहे हैं दूसरे राज्यों की तरफ, बंगाल से निकल के कहीं दूसरे राज्यों की तरफ भागेंगे या वहां से भागेंगे, लेकिन अब वो दूसरे राज्यों से भी निकल गए, समझ गए कि अब इस देश का कोना कोना उनके लिए सुरक्षित नहीं है, लिहाजा वो निकल भागे। जी, अभी हमने बिहार चुनाव के नतीजे देखे हैं, एसआईआर के बाद वहां पर चुनाव हुए हैं। कारण और बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कारण ये भी है कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हुआ है, सत्यापन हुआ है, और जो अयोग्य थे उनको निकाला गया, जो योग्य थे उनको जोड़ लिया गया। अब बंगाल में ये हो रहा है। एसआईआर का क्या प्रभाव देख रहे हैं आप आने वाले चुनाव पर और ममता बनर्जी की कुल राजनीति पर? देखिए, ये जो बिहार के चुनाव ने एक बात तो साबित कर दी कि जब वो प्रून हो गई है, जब वो सारी चीजें हो गई, तो रिपोलिंग और उसकी गुंजाइश नहीं रह जाती, चुनाव फेयर होने लगता है। ये कम से कम उन्होंने साबित कर दिया। 2 ही फेज में चुनाव हुआ, उसमें भी कोई रिपोल नहीं हुआ, ऐसा तो यूनिक एग्जाम्पल बिहार बन ही गया है। दूसरा क्या है कि हजारों लोग, लाखों 65 लाख लोग वो जो मर गए थे, सब हट गए, उनके नाम पर वोट वो तमाम बेचारे 65 लाख लोगों में से 22 लाख लोग थे जो मरे हुए थे, जिनको हर 5 साल बाद वापस आना पड़ता था वोट डालने, और इसके लिए उन्हें बार बार यमराज से, जिससे भी अनुमति लेनी पड़ती होगी, बहुत मेहनत करते होंगे, तो उनको अब शांति से कह दिया गया कि अब आपको आने की जरूरत नहीं, अब जो है वो जिंदा उन्हीं से सरकार चुन ली जाएगी, क्योंकि अब जरूरत भी नहीं रही उनको। भाई राष्ट्रीय एक बड़ा दिलचस्प कार्टून था पिछले दिनों, कब्रिस्तान के बाहर एक वो लाउड स्पीकर लिए खड़ा है और वो कब्र में दफन लोगों को बता रहा है कि आप सबके नाम काट दिए गए हैं मतदाता सूची से। तो इन्होंने बड़ा मजाक बना के रख दिया जिस तरीके से ये विरोध कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर ये नाम 60-70 लाख कटते हैं, अगर 60-70 लाख 80 लाख नाम कटते हैं, तो हम अगर विधानसभा चुनाव पे चले जाते हैं, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तो 38 लाख के करीब का अंतर मुझे याद है, इतना ही अंतर था बीजेपी और टीएमसी के अंतर में। तो अगर आप इसमें से 60 से 70 लाख नाम कट गए, तो फिर जीत किस तरफ होगी? सीटें 77 आप कह सकते हैं, लेकिन वोट इतनी थी, और चूंकि सीधा मुकाबला है, अगर ये वोटें गायब हो जाती है तो वो फिर आप सोचिए कि किस तरफ जाएगा। तो इसीलिए ये जो ममता बनर्जी की बौखलाहट है, वो ये कह रही है साहब इतने लोग मर रहे हैं, इतना तनाव है। भाई एक बात बताइए, तनाव कैसे होगा? क्योंकि इससे पहले जनगणना में यही कर्मचारी काम आते हैं। भाई सरकार के कर्मचारी तो लिए जाते हैं राज्य सरकार के, उससे पहले जो दूसरे काम होते हैं सरकार के, उनमें भी उन्हीं को काम किया जाता है। इससे पहले इलेक्शंस के लिए भी उनको लगाया जाता है। तो बीएलओ होने में ऐसा कौन सा हुआ? दरअसल ये सब उनकी अपनी सरकार का दबाव है, अगर कोई दबाव है, क्योंकि वो उन मरे हुओं को मरने नहीं दे रहे। जिनके अंतिम संस्कार कर दिए गए, उनका संस्कार वो मतदाता सूची से नहीं होने दे रहा है, क्योंकि उनके सारे इसी तरह के बांग्लादेशी जो बिना वोट के यहाँ रह रहे हैं, उनका इस्तेमाल होता है। वहां तो आप देखते हैं कि जहां दूसरे, मान लीजिए जो दूसरे मुखालिफ विपक्षी दलों के मतदाता हैं, उन बस्तियों के बाहर तो वो गुंडे खड़े हो जाते हैं, और चाहे लाख आप वहां सुरक्षा बल ले गए, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जब तक आप लोकल के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको मालूम नहीं है। भाई वो तो यही देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, उनको ये क्या मालूम है कि सबके घरों में जाके शाम तक कह दिया गया कि कल क्या होगा।
तो इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत अंतर आ जाएगा और अगर वाकई सरकार पूरी तरह से प्रून कर पाई तो हम एक बदलाव भी देख सकते हैं, सत्ता का बदलाव भी दिखते हुए कोई आश्चर्य नहीं होगा। जी धीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और दर्शकों से एक निवेदन है, अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें ग्रुप्स में अपने मित्रों के साथ। अभी तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको पुश करें, उसमें भी ऑल वाला बटन आप जरूर दबाएं, क्योंकि बहुत सारे मित्रों की ये एक शिकायत रहती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। ऑल वाला बटन दबाएंगे तो सभी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट, आप उसको भी सहयोग करें और उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।